मुझे जेन एक्स क्यों कहते हैं? मुझे जेनजी क्यों कहते हैं? मुझे मिलेनियल क्यों कहते हैं? हाय, मैं जेनजी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेरी पहले की जनरेशन और मेरे बाद की जनरेशन के नाम कैसे पड़े इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगी, क्योंकि आज के इन जनरेशन शब्दों का कनेक्शन लगभग 100 साल पुराना है। टीवी के चमकते हुए पर्दों और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने हमें ये विश्वास दिला दिया है कि हम सब एक ही दुनिया का हिस्सा हैं। जब आप इंटरनेट खोलते हैं तो आपको कुछ बहुत ही फैंसी और भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं। आपने अक्सर मीम्स में देखा होगा, ये जेनजी वाले किसी काम के नहीं हैं, बस डिप्रेशन का रोना रोते हैं। या मिलेनियल्स ने तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया है। और जब भी कोई बुजुर्ग अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है तो आज का युवा झट से कह देता है, ओके बूमर। आज हम इन शब्दों के इतिहास में चलेंगे, बात करेंगे कि जिन जनरेशन लेबल्स को आज हम एक दूसरे पर ताने मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका जन्म क्या किसी वैज्ञानिक लैब में हुआ था? आपको हिंट दे देते हैं कि इन नामों को दुनिया भर में मशहूर करने के पीछे एक पंक रॉक सिंगर, एक टीवी एंकर और एक कनाडाई राइटर का हाथ है। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा है और आप कड़क देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंसानों को उनके जन्म के साल के हिसाब से डिब्बों में बांटने का ये कॉन्सेप्ट हमेशा से नहीं था। इस पूरी विचारधारा को समाज शास्त्र में सोशल जनरेशन कहा जाता है। इस विचार के असली जनक थे हंगरी में जन्मे एक महान समाजशास्त्री जिनका नाम है कार्ल मैनहेम। मैनहेम का जीवन खुद बहुत उथल पुथल भरा था। उन्होंने यूरोप में पहला विश्व युद्ध देखा, राजनीतिक क्रांतियां देखी और नाज़ी जर्मनी का खौफ भी देखा। इसी के बीच साल 1928 में उन्होंने जर्मन भाषा में एक बेहद ऐतिहासिक निबंध लिखा था जिसका नाम था दैट्स प्रॉब्लम दैट जनरेशन। साल 1952 में जब इस निबंध का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो इसे नाम मिला द प्रॉब्लम्स ऑफ जनरेशंस, यानी पीढ़ियों की समस्या। कार्ल मैनहेम की थ्योरी क्या थी? मैनहेम ने दुनिया को एक बहुत लॉजिकल बात समझाई। उन्होंने कहा कि एक पीढ़ी सिर्फ इसलिए एक पीढ़ी नहीं बन जाती है क्योंकि वो एक ही दशक में पैदा हुई है। एक असली पीढ़ी तब आकार लेती है जब वो अपनी युवावस्था, जिसे 15 से 25 साल की उम्र में किसी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, किसी युद्ध, किसी आर्थिक मंदी या किसी बड़ी त्रासदी का एक साथ उन्होंने सामना किया हो। यानी जो घटनाएं हम अपने यूथ में एक साथ झेलते हैं वही हमारे सोचने के तरीके को, हमारे डर को और हमारे जनरेशन के कैरेक्टर को तय करती है। मैनहेम के इस निबंध ने दुनिया में जनरेशन थ्योरी की नींव रखी थी। जनरेशन थ्रू द ईयर्स, पीढ़ियों का इतिहास क्या है? मैनहेम की थ्योरी को आधार मानकर पश्चिमी दुनिया, खास करके अमेरिका के विचारकों ने अपनी पूरी आबादी को अलग अलग टाइमलाइन में बांट दिया। सबसे पहले हम अमेरिका और यूरोप के उस इतिहास को समझते हैं जहां से ये नाम निकलकर आए हैं। पहला नाम है द साइलेंट जनरेशन, 1928 से 1945 तक की। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैदा होते ही 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, यानी दुनिया की सबसे भयंकर आर्थिक मंदी देखी है। इसके तुरंत बाद इन्होंने दूसरा विश्व युद्ध झेला। भूख, गरीबी और युद्ध के खौफ ने इस पीढ़ी को बहुत डरा हुआ और अनुशासित बना दिया था। इन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज न उठाना ही बेहतर समझा। इसलिए 1951 में टाइम मैगजीन ने इन्हें पहली बार साइलेंट जनरेशन का नाम दिया था। दूसरे नंबर पर आते हैं बेबी बूमर्स, 1946 से 1964। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, सैनिक अपने घरों को लौटे, दुनिया में एक नई शांति और आर्थिक खुशहाली आई। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और यूरोप में अचानक से जन्म दर, यानी कि बर्थ रेट में एक भयंकर उछाल आया। एक अनुमान के मुताबिक अकेले अमेरिका में इस दौरान 7 करोड़ 60 लाख बच्चे पैदा हुए। इसी बूम की वजह से इन्हें बेबी बूमर्स कहा गया। अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकारों और कई टीवी एंकर्स ने अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग में बार बार बेबी बूम शब्द का इस्तेमाल किया। यहीं से ही मीडिया ने इस पूरी पीढ़ी को बूमर्स का नाम दे दिया। आज दुनिया की ज़्यादातर संपत्ति और सत्ता इसी पीढ़ी के हाथों में है। तीसरे नंबर पर आता है जेन एक्स, 1965 से 1980। इस जनरेशन का नाम पढ़ने की कहानी सबसे मज़ेदार है। 1970 के दशक में एक बहुत मशहूर ब्रिटिश पंक रॉक सिंगर थे बिली आइडल। उनके रॉक बैंड का नाम था जनरेशन एक्स। बिली ने ये नाम अपनी माँ की सोशियोलॉजी की एक पुरानी किताब से उठाया था। इसके बाद 1991 में एक कनाडाई लेखक
डगलस कूपलैंड ने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था जनरेशन एक्स, टेल्स फॉर एन एक्सेलरेटेड कल्चर। इस किताब ने इस शब्द को इतना पॉपुलर कर दिया कि 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हर इंसान को जेन एक्स कहा जाने लगा। ये वो बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को काम पर जाते देखा। इन्हें लॉचकी किड्स भी कहा जाता है, जो स्कूल से आकर खुद अपने घर का ताला खोलते थे। इन्होंने कोल्ड वॉर का तनाव देखा और पहली बार घरों में कंप्यूटर आते हुए देखा। चौथे नंबर पर आते हैं मिलेनियल्स या जेन वाई, 1981 से 1996 तक के बच्चे। इस नाम के पीछे अमेरिका के दो मशहूर लेखक हैं जिनका नाम है विलियम स्ट्रॉस और नील होप। 1987 में जब ये दोनों अपनी स्ट्रॉस होप जनरेशनल थ्योरी पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि 1981 के आसपास पैदा होने वाले बच्चे साल 2000 में हाई स्कूल पास करेंगे। बस इसलिए 1991 में आई अपनी किताब जनरेशंस में उन्होंने इस पीढ़ी का नाम मिलेनियल्स रख दिया। इन्होंने दुनिया को एनालॉग से डिजिटल होते हुए देखा है, कैसे कैसेट्स की जगह सीडी आई और सीडी की जगह इंटरनेट आया। इन्होंने अपने युवावस्था में 9/11 का आतंकी हमला देखा और 2008 की भयंकर वैश्विक आर्थिक मंदी का सीधा असर भी झेला है, जिसकी वजह से इनके जो करियर शुरुआत हुए हैं वो एक स्ट्रगल फेज से शुरू हुए हैं। 5वें नंबर पर आता है जेन ज़ी, 1997 से 2012 तक के लोग। ये इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहली सच्ची जनरेशन है। इन्होंने दुनिया को कभी बिना इंटरनेट के देखा ही नहीं है। इसे इंटरनेट की पहली जनरेशन भी कहा जाता है। इनके हिस्से में कोविड-19 जैसी ग्लोबल महामारी आई, क्लाइमेट चेंज का डर आया और अब ये दुनिया भर में एक अलग तरह की आर्थिक अस्थिरता का सामना कर चुके हैं। शुरुआत में इस पीढ़ी को कुछ अन्य नाम भी देने की कोशिश की गई थी, जैसे कि आई जनरेशन या आई जैन। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन द्वेग ने इन्हें ये नाम दिया था क्योंकि ये पहली पीढ़ी थी जो आईफोन और इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है। दूसरा नाम था पोस्ट मिलेनियल्स। प्यू रिसर्च सेंटर शुरुआत में इन्हें इसी नाम से बुलाता था। तीसरा नाम था होमलैंडर्स। मिलेनियल शब्द गढ़ने वाले लेखक नील होम ने इन्हें ये नाम दिया था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में जेन ज़ी शब्द बोलने और लिखने में सबसे छोटा, कैची और आसान था। इसलिए मीडिया और आम जनता ने इसी नाम को पूरा अपना लिया और आज पूरी दुनिया में 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं को जेन ज़ी ही कहा जाता है। छठे नंबर पर है जेन अल्फा, 2010 से 2025 तक वाले बच्चे। जनरेशन जी के बाद समाजशास्त्रियों और डेमोग्राफर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई थी। अंग्रेजों के 26 अक्षर जेड पर आकर खत्म हो गए थे। अब 2010 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की पीढ़ी को क्या कहा जाए? फिर इस पीढ़ी का नाम एक ऑस्ट्रेलिया के सामाजिक शोधकर्ता मार्क मैक्रिडल ने गढ़ा। साल 2005 में उनकी रिसर्च एजेंसी ने एक सर्वे शुरू किया ताकि पता लगाया जा सके कि आने वाली नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जाए। लोगों ने सर्वे में जेन ए या जनरेशन नेक्स्ट जैसे कई सुझाव दिए। मार्क ने एक वैज्ञानिक तरीका अपनाया। नियम ये है कि जब मौसम विज्ञान जैसे तूफानों के नाम रखने में या विज्ञान की किसी श्रेणी में अंग्रेजी या लैटिन वर्णमाला ए से जेड खत्म हो जाती है तो ग्रीक वर्णमाला का इस्तेमाल शुरू किया जाता है। ग्रीक वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है अल्फा। फिर मैक्रिडल ने जेन ए की बजाय जेन अल्फा नाम इसलिए चुना क्योंकि ए रखने से ऐसा लगता है जैसे हम फिर से अतीत या पुरानी शुरुआत की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन अल्फा का मतलब है बिल्कुल एक नया ही युग, उसकी शुरुआत हो रही है। नामों का रहस्य, टीवी एंकर, पंक रॉक और लेखक की भूमिका, ये हमने आपको बता दी। यहाँ तक तो सब आपको लॉजिकल लग रहा था, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है। क्या आपको लगता है कि इन जनरेशन्स के जो नाम हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स या जेन ज़ी, ये किसी बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्च का नतीजा है? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, जो हमने आपको बताया ही था। अब हम बात करेंगे एक चेतावनी की, प्यू रिसर्च सेंटर की चेतावनी और लेबल्स का स्टीरियोटाइप। अब आप समझ गए होंगे कि जिन नामों को हम पत्थर की लकीर मानते हैं वो दरअसल नॉवेल, गानों और न्यूज़ एंकर्स की उपज है। और यहीं पर आती है एक बहुत बड़ी चेतावनी। अमेरिका के सबसे बड़े और प्रामाणिक रिसर्च संस्थानों में से एक प्यू रिसर्च सेंटर, जिसने दशकों तक इन लेबल्स का इस्तेमाल करके डेटा पब्लिश किया, उसने मई 2023 में एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला लिया था।
प्यू रिसर्च सेंटर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अब ये अपनी भविष्य की रिसर्च में इन बूमर, मिलेनियल या जेन-ज़ी जैसे लेबल्स का इस्तेमाल करना बेहद ही कम कर देंगे। आखिर प्यू रिसर्च को ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि संस्थान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लेबल्स अब विज्ञान कम और स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िवादी सोच ज़्यादा बन गए हैं। इंटरनेट पर लोग इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करने लगे हैं। रिसर्च सेंटर ने एक बहुत अहम पॉइंट उठाया। उनका कहना है कि 1981 में पैदा हुआ व्यक्ति 1996 में पैदा हुए व्यक्ति से बहुत अलग होता है। 1981 वाला व्यक्ति जब 25 साल का था तब तक शायद उसने स्मार्टफोन नहीं देखा था, लेकिन 1996 वाला व्यक्ति जब 25 का हुआ तो वो पूरी तरह डिजिटल था। फिर भी दोनों को एक ही डिब्बे में मिलेनियल में डाल दिया जाता है। ये जनरेशन थ्योरी इंसान के आर्थिक वर्ग, उसकी जाति, उसके रंग, उसके भूगोल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। एक अमीर मिलेनियल और एक गरीब मिलेनियल की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। और यहाँ से एक और सवाल होता है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपसे पूछा था, सो हुज नेम इज इट एनीवे? आखिर ये नाम किसके हैं? डगलस कूपलैंड की नॉवल, विलियम स्ट्रॉस की थ्योरी और वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल, ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के इतिहास को देखकर बनाए गए हैं। वहाँ 9/11 का हमला हुआ था, वहाँ 2008 में लीमन ब्रदर्स डूबा था, वहाँ वुडस्टॉक का म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था। लेकिन क्या भारत के संदर्भ में ये लेबल सही बैठते हैं? भारत का डेटा क्या कहता है? आज भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ डिविडेंड हमारे पास है। लेकिन पश्चिम का जेन-ज़ी आज क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ और वीगन डाइट की बातें कर रहा है। कार्ल मेनहेम ने कहा था कि ऐतिहासिक घटनाएं पीढ़ी को आकार देती हैं, तो भारत की पीढ़ियों को अमेरिकी घटनाओं से नहीं बल्कि भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं से नापा जाना चाहिए। हमारे यहाँ की पीढ़ियों का कैरेक्टर अलग घटनाओं ने तय किया है। जैसे पहला है इसमें लाइसेंस राज की पीढ़ी, प्री 1991। ये वो पीढ़ी थी जिसने एक बेसिक लैंडलाइन फोन या बजाज चेतक स्कूटर के लिए सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे थे। दूसरा है उदारीकरण की पीढ़ी, लिबरलाइजेशन जनरेशन, 1991 से 2005 तक की। जब 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था खुली तो इस पीढ़ी ने पहली बार केबल टीवी देखा, आईटी सेक्टर और बीपीओ का बूम देखा। इन्होंने ही भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्रेज को आसमान पर पहुंचाया है। तीसरा इसमें है जियो और क्राइसिस की पीढ़ी, 2006 से अभी प्रेजेंट तक वाली जो है ना ये। इस पीढ़ी ने जियो के आने के बाद इंटरनेट की वो क्रांति देखी जिसने गांव-गांव तक स्मार्टफोन पहुंचा दिया। इन्होंने 2016 की नोटबंदी और रातों रात बदलता हुआ सिस्टम देखा। और आज 2024 और उसके बाद की स्थिति देखिए। हमारा जेन-ज़ी आज पटना, दिल्ली और लखनऊ की चिलचिलाती सड़कों पर बैठा हुआ है। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा में लगभग 24 लाख छात्र बैठे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए करीब 48 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। जब इन परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं तो आज युवा सड़क पर उतरकर लाठियां खाता है। क्या वो वही जेन-ज़ी है जो हॉलीवुड की नेटफ्लिक्स सीरीज में दिखाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। वो भारत का युवा है। वो सिस्टम से पूछ रहा है कि साहब, मेरे पिता ने अपनी जमीन बेचकर मुझे मुखर्जी नगर पढ़ने भेजा था, आज मेरा पेपर लीक हो गया है, अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊं? रेलवे की एक मामूली वैकेंसी के लिए हमारा युवा ट्विटर पर करोड़ों ट्वीट कर रहा है। ये हमारी जनरेशन का असली हिस्टोरिकल इवेंट है। क्या दिल्ली के एक पॉश कैफे में बैठकर आईफोन पर 500 रुपए की कॉफी पीने वाला युवा और गांव में सुबह 4 बजे उठकर अग्निवीर या आर्मी की भर्ती के लिए नंगे पैर दौड़ लगाने वाला युवा, क्या ये दोनों एक ही जेन-ज़ी हैं? पश्चिमी देशों के ये खांचे भारत की इस भयानक आर्थिक असमानता और संघर्ष को समझा ही नहीं सकते हैं। तो कार्ल मेनहेम की उस 100 साल पुरानी बात को आज फिर से आप याद करिए। ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मदद की है मेरे साथी विमल ने, काशिफ ने, गरिमा ने और नकुल ने। ये मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।